चलिए तो हमें आज डिस्कस करना है क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक मोशन इन द प्लेन। और पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि यदि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, जैसे सपोज दैट स्ट्रेट लाइन मोशन जो पिछला चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे कि कोई अगर बॉडी हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो इसमें सिर्फ दो डायरेक्शन होगा, या तो वो लेफ्ट में जाएगा या तो वो राइट में मोशन करेगा, ठीक ना। हम लोग ने यहाँ पर दो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन इस चैप्टर में जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे या वेक्टर का जब हमने स्टार्टिंग किया तो हमने बहुत कुछ देखा वेक्टर क्या होता है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखा, फिर उसके इसके प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा स्केलर होता है, वेक्टर होता है, सारा चीज़ हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है जनरल और टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक ना। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके जस्ट आगे वाला टॉपिक है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, बट सिर्फ आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम मोशन कर रहे हैं वो दो डायमेंशनल मोशन हो रहा है। एक तो बॉडी एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है, साथ ही साथ एक कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, यानी वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम चूँकि दो डायरेक्शन हमारा इन्वॉल्व है प्लेन में, जो है हमारा एक जो है एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है और वाई एक्सिस। पिछले चैप्टर्स में हमने जो मोशन पढ़ा था स्ट्रेट मोशन, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व था, या तो वो लेफ्ट में जाता था या तो राइट में जाता था जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, तो ठीक ना। तब हमें जो है जब टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन की बात आया तो हमें वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ा, जो कि क्या था, एक नया लैंग्वेज था, नई भाषा थी आप लोग के लिए, और आप लोग उसे पढ़े भी देखे भी, ठीक ना। अब हमें यहाँ देखेंगे कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर के बारे में भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक ना। बात समझ आ रहा है। हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है, हमें यहाँ डिस्कस करना है कि हमने अभी तक जो स्केलर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पोजीशन वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, इन सबको हमें कैसे यूज़ करना है, अपने डे टू डे लाइफ में कैसे हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। जैसे सपोज दैट आपने किसी सामान को जो है खरीद के मार्केट से लाया और घर पर रख दिए और आप उसका यूज़ करना नहीं जानते हैं, ठीक ना। जैसे हमने मार्कर खरीद के लाया, अब मुझे पता नहीं मार्कर से क्या करना होता है, लिखना है कि पढ़ना है कि क्या करना है, कि मार्कर कोई ऐसा मशीन है जो क्या करता है, किसी चीज़ को विजुअल कराता है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो हमें ये देखना है कि इसका यूज़ कैसा है। मार्कर क्या होता है, मैंने इसको देखा, इसको खरीद कर भी घर ला दिया, बट हमें यूज़ कैसे करना ये मुझे नहीं पता, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पर समझ में रहा है, मतलब फील हो रहा है हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वेक्टर, वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और पोजीशन हमने जो पढ़ा है उसका हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक ना, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अगर नई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी सबसे छोटी क्वांटिटी के बारे में, ठीक ना। जो सबसे स्मॉल होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसके बाद उससे आगे हम बढ़ते चलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हम सबसे छोटी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो मेरा है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पिछले शायद मैंने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो कोई बता सकता है क्या होता है पोजीशन वेक्टर आप लोगों में? हाँ, ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक ना। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन को बताता है तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे सपोज दैट कि हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया ये, और यहाँ पर कोई पार्टिकल P है और ये आपका ओरिजिन है, तो ये जो है इसके पोजीशन वेक्टर को, पार्टिकल P के पोजीशन वेक्टर को बताता है, तो OP मेरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की खासियत ये भी थी कि इसका एक एंड जो है ओरिजिन पर फिक्स रहता है, और कोई हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की या एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हो, ठीक ना। बट पोजीशन वेक्टर में क्या है कि इसका एक एंड जो है ओरिजिन से क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही पोजीशन को बताते हैं। बस माना ना। अब साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको M कह लें, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये इसको अगर N कह लें, और इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट अगर x और y हो, तो आप बता सकते हैं इस OM का डिस्टेंस कितना होगा? अरे भाई, इसका कोऑर्डिनेट x और y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x होगा,
और ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ से इसका पोजीशन कितना डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस, तभी तो उसका कोऑर्डिनेट वाई हुआ है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसे तो ना पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट एक्स वाई मतलब ये वाला एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है और ये वाला वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, तो इसको हम कह देंगे वाई। ठीक, अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। तो अगर हम इसके यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करें और इसके यूनिट वेक्टर को अगर हम जे से डिनोट करें, तो इधर हम कह सकते हैं इसका जो कंपोनेंट बनेगा क्या होगा, एक्स आई बनेगा, और इधर हम क्या कह सकते हैं वाई जे बनेगा। ऐसा पीछे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो अब अगर हम ट्रायंगल लाइन्स में हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है ओ एम और एम पी वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ओ पी वेक्टर। तो क्या लिख सकते हैं, ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर अगर इसके पोजीशन को हम आर से डिनोट करें कि इसका ओरिजिन से पोजीशन अगर आर वेक्टर के बराबर हो, तो ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर इक्वल टू क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो जाएगा मेरा किसी पार्टिकल का 2 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते। ऐसा आपने पीछे भी पढ़ चुका है एक बार, है ना सर। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब जब हम इसमें बहुत खास नहीं था, आप एक बार इसको मैंने पीछे के लेक्चर में भी बताया था, और यहाँ पर भी हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर को जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो 2 डायमेंशनल एक्सिस पे एक्स वाई और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में जो है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल हो जिसका पोजीशन अगर पी हो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उसका पोजीशन वेक्टर अगर आर हो, तो उसको एक्स वाई के टर्म में मतलब आई जे के टर्म में जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर, इस तरह इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना सर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम किसे कहते हैं और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस हमारा, तो इसको नोट करें। तो हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब हमें पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, और उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को जो है पोजीशन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक ना। तो हम सपोज कर लेंगे कि कोई ऐसा बॉडी है जो 2 डायमेंशनल में मोशन कर रहा है। ठीक, बात नहीं करिए, नहीं तो ये ठीक ना फिजिक्स है, हाथ से जो है कंसेप्ट जब एक बार निकल जाएगा ना तो फिर वापस आने वाला नहीं है, फिर आप खूब ढूंढते रहिएगा पूरे शहर घूमकर। हम सपोज कर लेंगे कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में जो है मोशन कर रहा है, कोई कर्व पाथ है, ठीक ना। कोई भी कर्व पाथ हम ले लेंगे, इस तरह कोई भी कर्व पाथ ले लें, इस तरह मोशन कर रहा है। ठीक, एक पार्टिकल है। ठीक, और इसका हमें पोजीशन फाइंड करना है, इस पार्टिकल का हमें पोजीशन फाइंड करना, सॉरी पोजीशन ही क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पार्टिकल का। तो हम सपोज कर लेंगे कि इस किसी क्षण भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ऐसा पाथ कवर करके जा रहा है, तो एट एनी इंस्टेंस किसी क्षण, ठीक ना, हमने देखा तो पॉइंट्स पी पर है, एक बार मैंने देखा तो पॉइंट पी पर था, और एक बार मैंने देखा तो पॉइंट कहाँ था, क्यू पर था। मतलब वो यहाँ से मूव करते करते जा रहा था। तो हमने जब उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया एट एनी इंस्टेंस, तो पाया कि वो पी पर है। फिर थोड़े देर बाद, ठीक ना, आफ्टर सम टाइम हमने पुनः ऑब्जर्व किया तो देखा कि मूव करते करते क्या चला गया, क्यू पर चला गया। ठीक, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो इस रास्ते, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और ऐसे कर्व कवर करते हुए जा रहे हैं। आपने कभी एक बार चेक किया तो देखे कि सर यहाँ पर है, फिर आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद आपने देखा तो मेरा कुछ ना कुछ तो पाथ, भाई पोजीशन तो चेंज होगा ही ना हमारा, क्योंकि हम मूवमेंट के कंडीशन में है, रेस्ट के कंडीशन में तो है नहीं। मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे जाएंगे ही हम। पहली बार आप जहाँ देखेंगे उससे क्या होगा, क्लियर है कि उस जब हम मोशन के कंडीशन में है तो पहली बार आप जहाँ मेयर करेंगे दूसरी बार हम वहाँ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम मोशन में हैं, उससे कुछ आगे ही मिलेंगे, क्योंकि पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है हर समय, है ना। तो ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है 2 डायमेंशनल में। तो हमने पहली बार जब देखा तो वो पॉइंट पी पर है, और दूसरी बार ऑब्जर्व किया तो कहाँ गया, वो पॉइंट क्यू पर है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा, क्या होगा, कोई बता सकता है? इस पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे,
हाँ, और डिस्प्लेसमेंट तो अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम तो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। पी क्यू पोजीशन किससे निकालते हैं हम? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन में पी क्यू कहाँ आएगा? ओपी निकालेंगे ना उसका पोजीशन वेक्टर। और अगर क्यू की पोजीशन वेक्टर हम देखना चाहेंगे तो ओ क्यू हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर। कुछ क्लियर हो रहा है बात कि दोनों बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है हाँ अलग अलग हो, बट हमने देखा कि ये ओ पी है और ये ओ क्यू है। अगर इसके पोजीशन को हम आर वेक्टर कह दें और इसके पोजीशन को अगर हम आर डैश वेक्टर कोई दूसरा नोटेशन ले रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये पोजीशन वेक्टर पी का है और ये पोजीशन वेक्टर क्यू का है। दोनों का आर लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कौन किसका है ना सर। तो इसलिए मैंने एक का आर ले लिया और दूसरे का आर डैश ले लिया। अब चूंकि पार्टिकल जो है पी से ट्रेवल करके कहाँ जा रहा है? क्यू पर जा रहा है, तो फाइनल और इनिशियल को मिलाने वाली जो लाइन होता है उसी को तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर था, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पी पर है और इनिशियल पोजीशन पी पर है और फाइनल कहाँ है? क्यू पर है। तो इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देंगे। तो हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करेगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगा? पी से क्यू की, क्योंकि पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? पी से क्यू की तरफ जा रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ होगा? पी से क्यू के डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी उधर ही मूव कर रहा है ना भाई, जिधर मूव करता है उधर ही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका डायरेक्शन होता है। पता चला कि मूव कर रहा है इधर, तो डायरेक्शन मेरा का इधर थोड़े होगा भाई। अगर वो इस नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर फाइनल और इनिशियल को मिलाने वाली जो लाइन नॉर्थ की तरफ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नॉर्थ की तरफ ही होगा, है ना सर। तो पी और क्यू को जो मिलाने वाली लाइन होगा वो हमारे बॉडी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, जिसका डायरेक्शन जो होगा पी से लेकर क्यू तक होगा। बात क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। अब यहाँ पर जो हम लगाते हैं ट्रायंगल ला, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल ला लगाएं तो आप देख सकते हो एक वेक्टर मेरा ओ पी है, दूसरा पी क्यू है, और ये जो मेरा ओ क्यू क्या होगा? इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ ओ क्यू, हाँ ओ क्यू रिजल्टेंट ले सकते हैं हम। इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा ये बताइए क्या आप गेस कर सकते हैं क्या इन दोनों का कोऑर्डिनेट एक ही होगा? क्या पी और क्यू का कोऑर्डिनेट एक ही होगा? हाँ नहीं, क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या है? अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, ठीक, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, और फिर तो इसका पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट को शो करेगा ना। और क्यू का अगर हम ड्रा करना चाहें यहाँ से परपेंडिकुलर और इसको अगर हम ऐसे मिला दें, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर क्यू का कोऑर्डिनेट बनेगा, है ना। तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा? अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये इस वाले डिस्टेंस को हम सपोज कर सकते हैं, चलिए बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। पहले हम ट्रायंगल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा पी क्यू है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो पी क्यू वेक्टर अगर निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, इससे लिख सकते हैं। और ओ क्यू वेक्टर क्या है मेरा? ये क्या है? ओ, अच्छा ओ क्यू है ना, ओ क्यू क्या आर डैश के बराबर है, तो कह सकते हैं ये आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और अभी मैंने आपको पीछे बताया कि यदि कोई पार्टिकल का पोजीशन पी हो और ये अगर ये आर वेक्टर हो, तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखते हैं? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे होगा ना। और वही आर के जगह पर अगर हम आर डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर डैश वेक्टर इक्वल टू, अब इसमें भी थोड़ा हम चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि हाँ एक्स डैश वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सेम होगा नहीं, कोऑर्डिनेट तो अलग अलग ना भाई। अगर एक्स कहेंगे तो क्लियर है कि कुछ ज़्यादा होगा, एक्स डैश ले सकते हैं, और अगर ये वाई होगा तो क्लियर है कि वाला ज़्यादा ही होगा, तो एक्स डैश आई और वाई डैश आई कह सकते हैं, है ना सर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्स डैश आई
प्लस वाई डैश जे कैप। इस तरह तो हम यहाँ पर इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे कैप, कैप ही बोलिएगा, और आर डैश की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह लिखेंगे इसको। अब x को x के सॉरी आई वाले आई कैप को आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें और y जे कैप को जे कैप के साथ, तो कुछ हमारा रिलेशन इस तरह बनेगा, पी क्यू वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा, x डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, ये रिलेशन बनेगा। ठीक, और x डैश माइनस एक्स क्या, सपोज दैट ये डिस्टेंस मेरा अगर x के बराबर हो, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम एक्स वाई कह दें, और ये पूरा डिस्टेंस मेरा अगर एक्स डैश के बराबर हो, ठीक ना, इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम एक्स डैश और वाई डैश कह दें, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डैश माइनस एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये डिस्टेंस मेरा क्या है, वाई है ना, ये तो पूरा वाई है, क्यों भाई, कोई कन्फ्यूजन, ये हो जाएगा वाई डैश, होगा वाई डैश, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई डैश माइनस वाई के इक्वल होगा कि नहीं होगा, पूरा भाई वाई डैश में से वाई को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मिला ना वाई माइनस वाई डैश। ठीक, तो अब ये एक्स डैश माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, और वाई डैश माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई, मतलब दोनों में चेंजिंग, डेल्टा मतलब कि हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जनरली हमें डेल्टा का यूज़ करते हैं, कि इस यहाँ से चला तो पहला पोजीशन जो इसका यहाँ पर था यहाँ पर आया, फिर दूसरा पोजीशन यहाँ, तो दोनों के पोजीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब दोनों के पोजीशन में उसका चेंजिंग कितना हुआ, और वही तो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। पहली बार यहाँ है, दूसरी बार मूव करके वहाँ गया, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में जो है उसके बीच में कितना चेंजिंग हुआ, कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर, उसके पोजीशन में कितना डिफरेंस आया, वही तो मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जो फाइनल इनिशियल को मिलाता है। कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं डाउट क्लियर हो रहा है, बोलिए कहाँ कन्फ्यूजन। डिफरेंस जब भी किसी दो चीज़ का दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट की तो बात छोड़िए, जब भी हम जनरली दो चीज़ का डिफरेंस को दिखाते हैं ना, तो हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर डेल्टा का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इधर हम लिख दे रहे हैं पी क्यू वेक्टर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, और ये पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा आर, तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, और ये मेरा बन जाएगा उसके क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो अभी क्लियर करिए, एनी डाउट, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है दिमाग में, हाँ अमन, कोई डाउट नहीं है, बस मतलब कि एक्स डैश और एक्स का मतलब कि इसके पोजीशन में कितने का डिफरेंस हो रहा है, इसमें मैंने क्या कहा कि पहली बार वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, बट जो नेक्स्ट टाइम हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें वो इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, करें ज़्यादा कवर, तो यही तो हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, यही तो दिखाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें दूसरी बार में कितना ज़्यादा कवर कर रहा है, और जो ज़्यादा कवर करेगा वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। पहली बार मैंने यहाँ से गया 3 मीटर और दूसरी बार मैंने 5 मीटर गया, तो हमारे बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 ही मीटर का ना हुआ कि पहले 3 था, बाद में मैंने चेंज कर 5 कर लिया, तो 2 ही का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही ना आएगा, तो फाइनल में से मैंने इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स बोलेंगे। एक्स चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो डेल्टा एक्स बोल देंगे, वाई एक्सिस पर मेजर करेंगे तो डेल्टा वाई बोल देंगे, और यहाँ पर डेल्टा आर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका पोजीशन आर है, इसका पोजीशन आर डैश है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकलेगा वो डेल्टा आर के टर्म में हो जाएगा। अगर जेड एक्सिस पर आएगा तो उसको डेल्टा जेड बोल देंगे, मतलब दोनों में जो चेंजिंग हो रहा है उसके पोजीशन में जो चेंजिंग हो रहा है उसको डेल्टा जेड बोल देंगे। कुछ क्लियर हो रहा है बात है, क्यों
तो यही तो मैंने लिखा, बाकी हम ट्रायंगल लगा दिए क्या, ओ क्यू मैंने लिख दिया यहाँ से, ये आपका ओपी है। ये जो मैंने अब दिखाया है आर वेक्टर इक्वल टू, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा भाई, जो एक्स एक्सिस पे ज़्यादा है वो, और जो वाई एक्सिस, वही तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर, जो हम किसी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट की पोजीशन का अगर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं वही ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ मैंने इस पॉइंट का जो है कंपोनेंट निकाला एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। यहाँ पर भी इस पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पी क्यू। तो पी क्यू का मैंने दो कंपोनेंट निकाला, एक एक्स एक्सिस में तो कितना आया डेल्टा एक्स, एक वाई एक्सिस में निकाला तो कितना आया डेल्टा वाई। तो इस पी क्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो इस डिस्प्लेसमेंट का क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है। तुम कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और ये हो जाएगा पोजीशन का इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बात समझ आ रहा है ना। हाँ, ये पोजीशन का और ये डिस्प्लेसमेंट का है, इस बात को पकड़े रहिएगा। वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। आपने डिस्टेंस बोला बट थोड़ा उसमें डायरेक्शन लगाए होते। तो मतलब कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपने देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, डेल्टा आर के बराबर, यही तो था डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डेल्टा आर अपॉन टाइम, डेल्टा टी, जैसे मैंने अभी आपको फिगर बनाया था यहाँ पर कि अगर कोई पार्टिकल पॉइंट पी पर हो, इसके बाद क्यू पे चला गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर यहाँ पर टाइम टी हो, यहाँ पर टाइम अगर टी डैश हो, तो डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, टी डैश माइनस टी के बराबर, टाइम का इंटरवल है ना सर। तो मतलब यहाँ पर जो टाइम हो, कुछ ज़्यादा टाइम जाने में यहाँ कवर करेगा, दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। और ये टाइम क्या है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम है, ठीक ना। अभी उससे भी स्मॉल टाइम की हम यहाँ चर्चा करेंगे जब इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। तो ये क्या रहा हमारा, ये एवरेज वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको अगर हम ऐसे लिखें, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे बाई में डेल्टा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, एंड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई व्हाट, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स डायरेक्शन में। मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, फिगर मैंने साफ कर दिया, यहाँ पर मैंने आपको फिगर बनाया था, ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है पी पोजीशन, क्यू पोजीशन, क्या था ये एक्स एंड दिस एक्स डैश। तो यही तो मेरा था डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स था, एक्स डैश माइनस है, एक्स डैश माइनस एक्स, ये डेल्टा एक्स था ना। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन टर्म इन एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस की तरह वेलोसिटी। और अगर हम ये निकालेंगे डेल्टा वाई बाई में डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस की तरफ। तो इसको हम बोल सकते, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी वी एक्स, और ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी वाई होगा ना। यानी ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं वी एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वी वाई वेक्टर
जे कैप। और ये जो हमारा बनता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एक्स और वाई के टर्म में जो है रेक्टेंगुलर वेलोसिटी का जो है कंपोनेंट निकाल सकते हैं। सर इसका फिगर किसका, तो ये दिखा तो सकते हैं, ये यही वाला इसी फिगर से हम इसको एक्सप्लेन किए हैं कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और उसको कवर करने में टाइम लगा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये क्या था मेरा, यहाँ पर जो हमने निकाला था ये, और ये क्या निकाला था हमने, ये डेल्टा वाई निकाला था। तो डेल्टा वाई को जितना डिफरेंस है उस टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया। फिगर तो यही है इसके लिए भी, बात समझ आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस डिस्प्लेसमेंट का, अरे इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस, एक्स वाई का। किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो उसका वेलोसिटी का इधर थोड़े होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है तो उसके वेलोसिटी को डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा ना। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि इस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा वही होगा जो क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या था, ये था ना भाई आपका, यही था ना, पी से क्यू। तो हम वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पी से क्यू ही होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करना है कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वही, भाई बॉडी पी से क्यू मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या इधर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वो तो पी से क्यू ही होगा, है ना। ये सोचने वाली बात है। तो अगर पी से क्यू तक उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पी से क्यू तक उसका क्या होगा, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। मूव इधर कर रहा है तो वेलोसिटी उधर ही होगा ना, कि मूव इधर करेगा वेलोसिटी दूसरे साइड होगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट सॉरी ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो राइट करें तो हम बताते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखवाते हैं। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity is same as that of displacement। इसका जो है वेलोसिटी का भी एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन वही होगा जिधर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा।